मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे आजकल बहुत सुर्खियों में हैं। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने छुट्टी न मिलने पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। निशा बांगरे 25 जून को आमला, बैतूल में अपने नए घर की उद्घाटन के समय धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छुट्टी का आवेदन दिया था, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिला। छुट्टी न मिलने पर इन्होंने छतरपुर के डिप्टी कलेक्टर ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। निशा बांगरे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के डिप्टी कलेक्टर थी। छुट्टी न मिलने पर इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि निशा बांगरे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद इन्होंने गुरुग्राम में स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम की है। इस कंपनी में ज्यादा दिनों तक काम नहीं की। इसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करने लगी। इन्होंने 2016 में सिविल सर्विसेज में सफलता प्राप्त की और एमपी में डीएसपी के पद पर चयन हो गया। इसके बाद 2017 में उनका पहली पोस्टिंग मध्य प्रदेश के बैतूल के आंवला क्षेत्र में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हो गया। छुट्टी न मिलने पर इस्तीफा देने से पहले निशा बांगरे छतरपुर जिला के लवकुश नगर में एसडीएम थी। बता दें कि निशा बांगरे का विवाह भी काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि इन्होंने अपना विवाह संविधान को साक्षी मानकर किया था। इनके पति मल्टीनेशनल कंपनी में एक अधिकारी के पद पर काम करते हैं और इनका 3 साल का एक बेटा भी है। निशा बांगरे का जन्म मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के चिखला गांव में 12 जून 1990 में हुआ था। निशा बांगरे एक मध्यवर्गीय परिवार से थी। इनके माता पिता का प्रारंभिक जीवन काफी संघर्षों से भरा हुआ था। इनके पिता एक शिक्षक है। कहा जा रहा है कि अब निशा बांगरे राजनीति में आ सकती हैं। निशा के साथ एक घटना हो गई जिसमें उन्होंने हाथापाई के कारण डॉक्टर BR अम्बेडकर की फटी हुई तस्वीर के साथ अपनी फटी जीन्स भी दिखाई। उनका पैदल मार्च उनके इस्तीफे को स्वीकार न किए जाने के विरोध में था, क्योंकि वह MP विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने राज्य सरकार को डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के इस्तीफे और चार्जशीट पर 1 हफ्ते में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। इस्तीफा मंजूर नहीं होने पर निशा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। विभाग ने इस्तीफा अमान्य करते हुए कहा था कि उन्होंने शासन के निर्देशों की अवहेलना, अनुशासनहीनता और गंभीर कदाचरण किया है। कांग्रेस कास्ट सेंसस को इसलिए ला रही है, लाके वो हिंदू कम्युनिटी के अंदर डिवीजन पैदा करना चाह रही है। और ये राजस्थान में उन्होंने रैली में ये बात कही कि ये कास्ट सेंसस का मतलब कांग्रेस का एडवोकेसी का, राहुल गांधी का एडवोकेसी का यही लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य, जैसे मैंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि एक्सरे होना चाहिए। किसी को चोट लगती है, अस्पताल में पहला काम होता है, भैया देखिए एक्सरे कराते हैं, पता लगाते हैं क्या है, सच्चाई क्या है। हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो भागीदारी ओबीसी की होनी चाहिए, दलितों को होनी चाहिए, आदिवासियों की होनी चाहिए, हमें लगता है कि वो उनको नहीं मिल रही है। सस्पिशन है। अब हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम एक्सरे कराना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या ये सच्चाई है इसमें या नहीं। नरेंद्र मोदी एक्सरे कराने से क्यों डर रहे हैं? इसमें लोगों को बांटने की बात नहीं है, इसमें जो हक लोगों का है उनको देने की बात है। अब मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं एक्सरे क्यों नहीं करा रहे हैं, एक्सरे करने से क्यों डर रहे हैं। और जहां भी जा रहे हैं आप नोटिस कीजिए, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। कभी डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, कभी कुछ और बात कर रहे हैं, कभी साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं।
मगर एक भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा कि देखिए जो राहुल गांधी ने कहा है 90 अफसर जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उसमें से 3 लोग सिर्फ ओबीसी वर्ग के हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई बीजेपी ने एक्सेप्ट की है और उनको सिर्फ 5% बजट पर कंट्रोल है। यह प्रधानमंत्री अपने भाषण में नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और है। उनका लक्ष्य डिस्ट्रैक्शन का है और आप देखना डिस्ट्रैक्शन करने के बहुत और तरीके निकालेंगे आने वाले समय में। एक के बाद एक डिस्ट्रैक्शन करने के तरीके दिखेंगे आपको। राहुल जी 1-2 सवाल और ले सकते हैं? हाँ जी। हाँ मौसमी। राहुल जी ये पूछना चाह रहे थे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा क्योंकि जो बची कुची अगड़ी जाति कांग्रेस के साथ है वो चिटक जाएगी। तो पॉलिटिकली आपको लगता है कि ये कांग्रेस के लिए नुकसान वाला सौदा है? ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये न्याय का डिसीजन है, ये हिस्सेदारी का डिसीजन है। इसमें कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं है। हम हिंदुस्तान का जो मैस है, जो 50, 60, 70, 80% हिंदुस्तान की जो आबादी है उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और वो हिस्सेदारी देकर ही हम रहेंगे। बिहार में जातीय आधारित जनगणना का रिपोर्ट आ गया है। रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में वाद विवाद बढ़ गया है क्योंकि जिनकी जितनी जनसंख्या है उस आधार पर नौकरी या बाकी विभाग या क्षेत्र में उनके समुदाय के लोगों की संख्या नहीं है। बिहार के बाद बाकी राज्य भी जातीय आधारित जनगणना और इकोनॉमिक सर्वे लाने की चर्चा कर रहे हैं ताकि विकास की प्लानिंग गणना के आधार पर किया जा सके। सभी का जनसंख्या प्रतिशत अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसीज 36.01%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसीज 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%, बौद्ध, ईसाई, सिख और जैन 1% से कम। कुल जनसंख्या बिहार 13.07 करोड़। बिहार में किस जाति की कितनी परसेंट आबादी? मुसलमान 17.788%, यादव 14.2666%, कुर्मी 2.8785%, कुशवाहा 4.2120%, ब्राह्मण 3.6575%, भूमिहार 2.8683%, राजपूत 3.4505%, मुसहर 3.0872%, मल्लाह 2.6086%, बनिया 2.3155%, कायस्थ 0.60%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, अनुसूचित जाति 19.6518%, अनुसूचित जनजाति 1.6824%, सवर्ण 15.5224%। किस वर्ग की कितनी जनसंख्या? पिछड़ा वर्ग जनसंख्या 3,54,63,936, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जनसंख्या 4,70,80,514, अनुसूचित जाति जनसंख्या 2,56,89,820, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 21,99,361, अनारक्षित जनसंख्या 2,02,91,679। बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310।
कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोप्पो का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार 11 अक्टूबर को झारखंड में हुआ। आर्चबिशप कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोप्पो का निधन 4 अक्टूबर को इलाज के क्रम में फादर कॉन्स्टेंट लीवंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मांडर में हो गया था। तब से उनका पार्थिव शरीर अस्पताल के ही मॉर्चरी में सुरक्षित रखा गया था। अंतिम दर्शन को लेकर मंगलवार को उनका पार्थिव शरीर संत मारिया महागिरजाघर लाया गया था। मांडर से रांची के पुरुलिया रोड तक 33 किलोमीटर की उनकी पार्थिव शरीर यात्रा के दौरान सड़क पर मानव श्रृंखला बनाई गई। जगह जगह पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अरुणाचल प्रदेश अपने 3 स्वदेशी उत्पादों के लिए प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग हासिल करके एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच गया है, जैसा कि गुरुवार को रिपोर्टों से पुष्टि हुई है। जीआई टैग के लिए राज्य की सफल बोली में 3 विशिष्ट उत्पाद शामिल थे: याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा कपड़ा। बुधवार को चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री की मंजूरी के बाद अधिकारियों द्वारा इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की आधिकारिक घोषणा की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र एनआरसी के निदेशक डॉक्टर मिहिर सरकार ने इन नए मान्यता प्राप्त उत्पादों की अनूठी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा, चुरपी अरुणाचली याक के दूध से तैयार की जाती है, जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग और तवांग जिलों में पाई जाने वाली एक अनोखी याक नस्ल है। इस मान्यता के व्यापक महत्व पर प्रकाश डालते हुए सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि याक चुरपी एक प्राकृतिक रूप से दूध उत्पाद है जो इन विशेष याक नस्लों के दूध से प्राप्त होता है। ब्रोकपा आदिवासी याक चरवाहे इस असाधारण नस्ल के संरक्षक हैं, जो गर्मियों के दौरान अपने याक के साथ उच्च ऊंचाई पर मौसमी प्रवास में रहते हैं और सर्दियों के महीनों में मध्य ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में उतरते हैं। कर्नाटक राज्य की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक जनगणना, जिसे जाति जनगणना के नाम से जाना जाता है, इसको सार्वजनिक करने के लिए अपनी सरकार पर दबाव बढ़ने के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि अगले महीने रिपोर्ट मिलने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। सीएम का यह बयान बिहार सरकार द्वारा अपने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी करने के कुछ दिनों बाद आया है। इस सप्ताह की शुरुआत में कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के जयप्रकाश ने कहा था कि वह नवंबर में राज्य सरकार को जाति जनगणना रिपोर्ट सौंपेंगे। जब कंथाराज की अध्यक्षता वाले आयोग ने रिपोर्ट दी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इसे नहीं लिया। 2015 में तत्कालीन सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राज्य में 170 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण शुरू किया था, जिसके निष्कर्ष अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। कुछ विश्लेषकों के अनुसार सरकारें इसे जारी करने से कतराती रही हैं, क्योंकि सर्वेक्षण के निष्कर्ष कथित तौर पर कर्नाटक में विभिन्न जातियों, विशेष रूप से प्रमुख लिंगायत और वोक्कालिगाओं की संख्यात्मक ताकत की पारंपरिक धारणा के विपरीत है, जिससे यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। राज्य में राजनीतिक दल सर्वेक्षण को स्वीकार नहीं करने और इसे सार्वजनिक नहीं करने को लेकर आरोप प्रत्यारोप में लग गए हैं। हरियाणा में अब एफआईआर में जाति धर्म का जिक्र नहीं किया जाएगा। अगर कहीं भी जाति धर्म का उल्लेख करना जरूरी हुआ तो उसका कारण दिया जाएगा। यह जानकारी हरियाणा के डीजीपी ने हाई कोर्ट में एक हल्फनामा दायर कर दी है।
हाई कोर्ट को बताया गया कि हरियाणा पुलिस ने राज्य में अपने फील्ड स्टाफ से कहा है कि वे कुछ विशिष्ट आपराधिक मामलों को छोड़कर एफआईआर पुलिस कार्यवाही में संदिग्ध आरोपित सूचना देने वाले व्यक्ति के धर्म का उल्लेख न करें। इससे पहले डीजीपी ने हाई कोर्ट में हल्फनामा दायर कर कोर्ट को बताया था कि किसी धार्मिक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या उनके पूजा स्थलों को अपवित्र करने के मामलों में सूचना देने वाले शिकायतकर्ता या पीड़ितों और उन संदिग्ध आरोपित व्यक्तियों के धर्म का धारा 295 के तहत एफआईआर दर्ज करते समय उल्लेख किया जाना आवश्यक है। पुलिस कार्यवाही में व्यक्ति के धर्म या जाति के जिक्र गलत करार देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को इस प्रथा को रोकने के लिए उठाए कदमों की जानकारी सौंपने का आदेश दिया था। अलग से ग्रेटर टिप्रालैंड बनाने की मांग को लेकर त्रिपुरा में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें त्रिपुरा के मेन ऑपोजिशन पार्टी टिपरा मोथा पार्टी के सुप्रीमो प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव बर्मन ने जनसभा को संबोधित किया। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने भी रैली को संबोधित किया और सभी आदिवासियों को एकता में रहने का आह्वान किया। स्वागत करेंगे। साथियों, आप सबकी ये तालियां नहीं रोकनी चाहिए। हमारे अतिथियों के स्वागत में ये जारी रखें। और पूरा जिंदगी आपने झाड़ू मारा, नौकरी किया, आवेदन किया, निवेदन किया। आपका बच्चा के पास आज स्कूल है, शिक्षा है। शिक्षा है तो हम लोग काउब्रू कॉक तिपरा कॉक बोरो काउक तिपरासा में बात भी नहीं कर सकता। क्या है ये? आज आप जाके नौकरी मांगो, मिलता है? नहीं मिलता है। पुन्नो चंद्र यहां में बैठा है बड़ा खुमलुंग में, अगर तला जाकर भीख मांगना पड़ता है, थोड़ा सा पैसा दो। हमारे तिपरसा के सभी भाइयों और बहनों को यह बताना चाहता हूं कि जो आपके दुख दर्द हैं, जो आपकी कठिनाइयां हैं, जो आपने अलग अलग इश्यूज उठाए हैं, जो आपकी सोच है, जो आपका मकसद है, इन सब चीजों में आपके साथ काम करने के लिए, आपका साथ देने के लिए भी मैं आज यहां पे आया हूं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सबके साथ काम करना चाहते हैं, सबके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारी पवित्र भूमि को छीनने की कोशिश की या हमारे संस्कारों को, हमारे कल्चर को, हमारे रीति रिवाज को बदलने की कोशिश की, हमारे युवाओं की फ्यूचर को नष्ट करने की कोशिश की, हमारे मां और बहनों को नष्ट करने की अगर कोशिश की, अगर हमारे आने वाले पीढ़ियों की जो जनरेशन का जो भविष्य है